हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी होम पर। दोस्तों, आप सभी की डिमांड पर हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 11th इकोनॉमिक्स के रिवीजन नोट्स हिंदी में। दोस्तों, हमने ये नोट्स आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किए हैं। आप हमारे इन नोट्स की सहायता से अपना इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है भारत का आर्थिक विकास। सबसे पहले नज़र डालते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। महत्वपूर्ण बिंदु: अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य भारत को ब्रिटेन में तेजी से विकसित हो रही आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए आधार के रूप में उपयोग करना था। यानी अंग्रेजी शासक या अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन भारत का ब्रिटेन में जो विकास चल रहा था, आधुनिक अर्थव्यवस्था विकसित हो रही थी, उसके आधार के रूप में उपयोग करना था। दूसरा, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति इस प्रकार थी। नंबर 1, आर्थिक विकास की निम्न दर। इसमें औपनिवेशिक सरकार ने कभी भी भारत की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय के अनुमान के लिए कोई प्रयास नहीं किए। दूसरा, डॉक्टर VKRV राव के अनुसार सकल देशीय उत्पाद में वार्षिक वृद्धि दर केवल 2% तथा प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि केवल 0.5% थी। दूसरा था कृषि का पिछड़ापन, जिसके निम्न कारण थे। नंबर 1, जमींदारी, महलवाड़ी तथा रैयतवाड़ी प्रथा। दूसरा, व्यवसायीकरण का दबाव, नील आदि का उत्पादन। तीसरा, देश के विभाजन के कारण पश्चिम बंगाल में जूट मिल और पूर्वी पाकिस्तान में उत्पादक भूमि चली गई तथा विनिर्मित निर्यात में की और आयात में वृद्धि। विनिर्मित निर्यात में कमी हुई और आयात में वृद्धि हुई। तीसरा है अविकसित औद्योगिक क्षेत्र। तो इसमें है औद्योगिकरण, भारतीय हस्तकला उद्योग का पतन। दूसरा, पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग का अभाव, सार्वजनिक क्षेत्र की सीमित क्रियाशीलता और भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति। अगला है विदेश व्यापार की विशेषताएं, जो कि इस प्रकार हैं: कच्चे माल का शुद्ध निर्यातक तथा तैयार माल का आयातक, और विदेशी व्यापार पर ब्रिटेन का एकाधिकारी नियंत्रण, और भारत की संपत्ति का बहिर्प्रभाव। ये विदेशी व्यापार की विशेषताएं थीं। और अगला है प्रतिकूल तत्कालीन जनांकीय दशाएं। ऊंची मृत्यु दर, जो थी 45 प्रति हजार। उच्च शिशु जन्म दर 218 प्रति हजार। और सामूहिक निरक्षरता, जो कि थी 84। निम्न जीवन प्रत्याशा 32 वर्ष, यानी कि एवरेज लाइफ स्पैन जो था उस टाइम पे 32 वर्ष था। और जीवन यापन का निम्न स्तर, आय का 80-90% आधारभूत आवश्यकता पर व्यय, और जन स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। नंबर 6 है अविकसित आधारभूत ढांचा, अच्छी सड़कें, विद्युत उत्पादन, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संचार सुविधाओं का अभाव। दूसरा, यद्यपि अंग्रेज प्रशासकों द्वारा आधारभूत ढांचे के विकास के लिए प्रयास किए गए, जैसे सड़कें, रेलवे, बंदरगाह, जल यातायात और डाक व तार विभाग, लेकिन इसका उद्देश्य आम जनता को सुविधाएं देना नहीं था, बल्कि साम्राज्यवादी प्रशासन के हित में था। यानी कि वे ये सब काम अपने लाभ के लिए करते थे। 7वां है प्राथमिक कृषि क्षेत्र पर अधिक निर्भरता, यानी कार्यबल का अधिकतम भाग लगभग 72% कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में लगा था। 10% विनिर्माण क्षेत्र में लगा था और 18% कार्यबल सेवा क्षेत्र में लगा था। अब आते हैं अंग्रेजी साम्राज्यवाद के भारतीय अर्थव्यवस्था पर कुछ सकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव क्या हुए भारतीय अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजी साम्राज्यवाद के? नंबर 1, यातायात की सुविधाओं में वृद्धि,
यानी विशेषकर रेलवे अंग्रेजों की ही देन है। दूसरा, बंदरगाहों का विकास। तीसरा, डाक व तार विभाग की सुविधाएं। चौथा, देश का आर्थिक व राजनीतिक एकीकरण। और पांचवा, बैंकिंग व मौद्रिक व्यवस्था का विकास। और अंग्रेजी साम्राज्यवाद का भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव क्या हुआ, वो इस प्रकार है। नंबर 1, भारतीय हस्तकला उद्योग का पतन हुआ। दूसरा, कच्चे माल का निर्यातक और तैयार माल का आयातक बना। तीसरा, विदेशी व्यापार पर ब्रिटेन का एकाधिकारी नियंत्रण हो गया। और चौथा, व्यवसायीकरण का पर दबाव। दोस्तों, पहले चैप्टर में इतने ही। दोस्तों, क्लास 11th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 है भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 तक। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। पंचवर्षीय योजना। स्वतंत्रता के उपरांत भारतीय नेताओं द्वारा ऐसे आर्थिक तंत्र को स्वीकार किया गया जो कुछ लोगों की बजाय सबके हितों को प्रोत्साहित करें और बेहतर बनाएं। स्वतंत्र भारत के नेताओं ने देखा कि पूरे विश्व में दो प्रकार के आर्थिक तंत्र, समाजवाद और पूंजीवाद, व्याप्त हैं। उन्होंने पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के सर्वश्रेष्ठ लक्षणों को सम्मिलित कर एक नया आर्थिक तंत्र, मिश्रित अर्थव्यवस्था विकसित किया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 1950 में आयोजन का गठन हुआ, जिसके माध्यम से सरकार अर्थव्यवस्था के लिए योजना का निर्माण करती है और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करती है। योजना आयोग के गठन के साथ ही भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का योग प्रारंभ हुआ। पंचवर्षीय योजना के सामान्य उद्देश्य। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के लिए कुछ विशेष रणनीति तथा लक्ष्य होते हैं जिन्हें पूरा करना होता है। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य निम्न हैं। नंबर 1, उच्च समृद्धि दर। दूसरा, अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण। तीसरा, आत्मनिर्भरता। और चौथा, सामाजिक समानता। तो समृद्धि, सबसे पहले समृद्धि। समृद्धि से तात्पर्य देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि से है, जैसे कि देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं में वृद्धि, अर्थात उत्पादक पूंजी या सहायक सेवाओं जैसे परिवहन और बैंकिंग सेवाओं का वृहत स्टॉक, या उत्पादक पूंजी और सेवाओं की क्षमता में वृद्धि। सकल घरेलू उत्पाद किसी राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि का संकेतक है। यानी जीडीपी एक वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्यों को कहते हैं। इसे चॉकलेट या केक के टुकड़े को उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे जैसे चॉकलेट या केक का आकार बढ़ता जाएगा और भी अधिक लोग इसका आनंद ले सकेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना के शब्दों में, अगर भारत के लोगों का जीवन और बेहतर और समृद्ध बनाना है तो वस्तुओं और सेवाओं का अधिक उत्पादन आवश्यक है। जीडीपी में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि, सेवा और औद्योगिक क्षेत्र को शामिल किया जाता है। अर्थव्यवस्था की संरचना में ये उपयुक्त 3 क्षेत्र सम्मिलित हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग योगदान होता है। कुछ में सेवा क्षेत्र और कुछ में कृषि क्षेत्र सर्वाधिक योगदान करता है। अगला बिंदु है आधुनिकीकरण। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि के लिए उत्पादकों द्वारा नई तकनीकी को स्वीकार किया जाता है। नई तकनीकी का प्रयोग ही आधुनिकीकरण है, जैसे कि फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए पुराने बीजों के बजाय नई उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग। इसका अर्थ केवल नई तकनीक के प्रयोग से नहीं जुड़ा है, बल्कि राष्ट्र की वैचारिक और सामाजिक मनोस्थिति में परिवर्तन भी है, जैसे महिलाओं को समान अधिकार दिया जाना। परंपरागत समाज में महिलाएं केवल घरेलू कार्य करती थीं, जबकि आधुनिक समाज में उन्हें अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर प्राप्त होने लगा है। आधुनिकीकरण समाज को सभ्य और संपन्न बनाता है। अगला पॉइंट है आत्मनिर्भरता। राज्य की आर्थिक समृद्धि और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करने के 2 रास्ते हैं। नंबर 1, अन्य देशों से आयातित संसाधनों का उपयोग, और दूसरा, स्वयं के साधनों का उपयोग। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में आत्मनिर्भरता पर अधिक बल दिया गया और अन्य राष्ट्रों से ऐसी वस्तुओं और सेवाओं जिनका स्वयं उत्पादन हो सकता है उनका आयात हतोत्साहित किया गया, यानी उनका आयात नहीं किया गया। इस नीति में
मुख्यतः खाद्यान्न उत्पादन में हमारी अन्य राष्ट्रों पर निर्भरता को कम किया और यह आवश्यक थी। एक नए स्वतंत्र देश के लिए आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है, क्योंकि इस बात का भय रहता है कि अन्य राष्ट्रों पर हमारी निर्भरता हमारी संप्रभुता को प्रभावित कर सकती है। अगला पॉइंट है समानता। समानता के अभाव में उपरोक्त तीनों उद्देश्य अपने आप में किसी राष्ट्र के लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि करने में सक्षम नहीं है। यदि आधुनिकीकरण, समृद्धि और आत्मनिर्भरता राष्ट्र के गरीब तबके तक नहीं पहुंचती है, तो आर्थिक समृद्धि का लाभ केवल धनी व्यक्तियों को ही प्राप्त होगा। अतः समृद्धि, आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण में भागीदारी के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक भारतीय को उसकी प्राथमिक आवश्यकताओं जैसे भोजन, आवास, कपड़ा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधा प्राप्त हो, जिससे कि आर्थिक संपन्नता और संपत्ति के वितरण में असमानता में कमी आए। अगला पॉइंट है कृषि। सन 1951 में देश की राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का अंशदान 59% था। भारत की लगभग 3/4 जनसंख्या के लिए कृषि ही आजीविका का साधन थी। औपनिवेशिक शासनकाल में कृषि क्षेत्र में न तो समृद्धि हुई और न ही समता रह गई। अतः नियोजकों ने कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। कृषि की भूमिका। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका। नंबर 1, राष्ट्रीय आय में हिस्सा। दूसरा, रोजगार में हिस्सा। तीसरा, औद्योगिक विकास के लिए आधार। चौथा, विदेशी व्यापार की महत्ता और घरेलू उपभोग में महत्वपूर्ण हिस्सा। भारतीय कृषि की समस्याएं। भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सामाजिक समस्याएं। सामाजिक वातावरण। सामाजिक समस्याएं क्या क्या होती हैं? सामाजिक वातावरण, भूमि पर जनसंख्या का दबाव, निर्वाहित कृषि और भूमि का अवक्रमण और फसलों को नुकसान। दूसरा, संस्थागत समस्याएं, सुधार की दोषपूर्ण प्रवृत्ति, साख एवं बाजार सुविधाओं का अभाव और जोतों का आकार। तीसरा है तकनीकी समस्याएं। तकनीकी समस्याएं में आती हैं उत्पादन की अप्रचलित तकनीकी, सिंचाई सुविधाओं का अभाव और फसलों का अनुकरण। 1950 से 90 की अवधि के दौरान कृषि नीति क्या रही? नंबर 1, भूमि सुधार किए गए। नंबर 1, मध्यस्थों का उन्मूलन किया गया, लगान का नियमन किया गया और भू सीमा का निर्धारण प्रयोग किया गया। जोतों की चकबंदी की गई और सहकारी खेती पर बल दिया गया। प्रौद्योगिकी सुधार, HV वाइज का प्रयोग और रासायनिक खाद का उपयोग, कीटनाशक का प्रयोग में वृद्धि। और सामान्य सुधार, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, संस्थागत शाखा प्रावधान, कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार और कृषि मूल्य नीति। अब आगे आता है महत्वपूर्ण बिंदु, हरित क्रांति। भारत के संदर्भ में हरित क्रांति का तात्पर्य छठे दशक के मध्य में कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो ऊंची उपज वाले बीजों यानी HY बीज एवं रासायनिक खादों एवं नई तकनीक के प्रयोग के फलस्वरूप है। हरित क्रांति की 2 अवस्थाएं। प्रथम अवस्था 60 के दशक के मध्य से 70 के दशक के मध्य तक और दूसरी अवस्था 70 के दशक के मध्य से 80 के दशक के मध्य तक। आगे आता है हरित क्रांति की विशेषताएं। हरित क्रांति की विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, उच्च पैदावार वाली किस्म के बीजों का प्रयोग। दूसरा, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, सिंचाई व्यवस्था, पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं का विकास और कीटनाशकों का प्रयोग। हरित क्रांति के क्या प्रभाव हुए? नंबर 1, विक्रय अधिशेष की प्राप्ति, खाद्यान्नों का बफर स्टॉक और निम्न आय वर्गों का लाभ। हरित क्रांति की सीमाएं, खाद्य फसलों तक सीमित क्षेत्र और किसानों में असमानता। किसानों को आर्थिक सहायता। कृषि सब्सिडी से तात्पर्य किसानों को मिलने वाली सहायता से है। दूसरे शब्दों में बाजार दर से कम दर पर किसानों को कुछ आगतों की पूर्ति करना है।
तो इसके पक्ष में और विपक्ष में तर्क दिए गए हैं। पक्ष में तर्क, भारत में अधिकांश किसान गरीब हैं, सब्सिडी के बिना वे आवश्यक आगतें नहीं खरीद पाएंगे, यानी खाद बीज वगैरह। दूसरा, आर्थिक सहायता को समाप्त कर देने पर अमीर व गरीब किसानों के मध्य असमानता बढ़ जाएगी। और इसके विपक्ष में तर्क इस प्रकार है, उच्च पैदावार देने वाली तकनीक का मुख्य रूप से बड़े किसानों को ही लाभ मिला, अतः अब कृषि सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए। दूसरा, एक सीमा के बाद आर्थिक सहायता संसाधनों के व्यर्थ उपयोग को बढ़ावा देती है। उद्योग का महत्व, उद्योग के महत्व इस प्रकार है। नंबर 1, रोजगार सृजन, कृषि का विकास, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, श्रम की अधिक उत्पादकता, समृद्धि के लिए अधिक क्षमता, निर्यात की अधिक मात्रा की कुंजी, आत्मनिर्भर विकास को उन्नत करता है और क्षेत्रीय संतुलन को बढ़ाता है। औद्योगिक नीति 1956 यानी भारत का औद्योगिक संविधान, इसकी विशेषताएं। नंबर 1, उद्योगों का 3 श्रेणियों में वर्गीकरण। प्रथम श्रेणी में वे 17 उद्योग रखे गए जिनकी स्थापना व विकास केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के रूप में किया जाएगा। दूसरा, इस श्रेणी में वे 12 उद्योग रखे गए जिनकी स्थापना निजी व सार्वजनिक क्षेत्रों में की जाएगी, किंतु निजी क्षेत्र केवल गौण भूमिका निभाएगा। तीसरा, उपयुक्त फर्स्ट और सेकंड श्रेणी के उद्योगों के अतिरिक्त अन्य सभी उद्योगों की निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया गया। इस प्रकार 3 कैटेगरी में उद्योगों को बांटा गया। दूसरा, औद्योगिक लाइसेंस, निजी क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित करने के लिए सरकार ने लाइसेंस लेना आवश्यक बना दिया। तीसरा, लघु उद्योगों का विकास किया गया। चौथा, औद्योगिक शांति में कमी हुई। और पांचवा, तकनीकी शिक्षा व प्रशिक्षण दिए गए। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका। नंबर 1, मजबूत औद्योगिक आधार का सृजन, आधारभूत ढांचे का विकास, पिछड़े क्षेत्रों का विकास, बचतों को गतिशील बनाना व विदेशी विनिमय के लिए, और आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकने के लिए, आय व धन के वितरण में समानता बढ़ाने के लिए, रोजगार प्रदान करने के लिए, आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देने के लिए। अब लघु स्तरीय उद्योगों की भूमिका। नंबर 1, श्रम प्रधान तकनीक। दूसरा, स्वरोजगार। तीसरा, कम पूंजी प्रधान, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात का बढ़ावा, आय का समान वितरण, उद्योगों का विकेंद्रीकरण, बड़े स्तर के उद्योगों के लिए आधार, और कृषि का विकास। लघु स्तरीय उद्योगों की समस्याएं। नंबर 1, वित्त की समस्या होती है, कच्चे माल की समस्या होती है, बाजार की समस्याएं, अप्रचलित मशीन व संयंत्र, निर्यात क्षमता का अप्रयोग और तानाशाही बाधाएं, बड़े स्तरीय उद्योगों से प्रतियोगिता, व्यापार नीति, आयात प्रतिस्थापन। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने आयात प्रतिस्थापन की नीति को अपनाया, जिसे अंतर्मुखी व्यापार नीति कहा जाता है। आयात प्रतिस्थापन से अभिप्राय घरेलू उत्पाद से आयातों को प्रतिस्थापन करने की नीति से है। सरकार ने 2 तरीकों से भारत में उत्पादित वस्तुओं को आयात से संरक्षण दिया गया। नंबर 1, प्रशुल्क, आयातित वस्तुओं पर लगाए जाने वाला कर। दूसरा, कोटा। इसका अभिप्राय घरेलू उत्पाद द्वारा एक वस्तु की आयात की जा सकने वाली अधिकतम सीमा को तय करने से होता है। आयात प्रतिस्थापन के कारण। नंबर 1, भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों के उद्योग इस स्थिति में नहीं हैं कि वे अधिक विकसित अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादित वस्तुओं से प्रतियोगिता कर सकें। दूसरा, महत्वपूर्ण वस्तुओं के आयात के लिए विदेशी मुद्रा बचाना। दोस्तों, इस चैप्टर में इतना ही। दोस्तों, अगला चैप्टर है चैप्टर 3, 1991 की आर्थिक सुधार। 1991 के आर्थिक सुधार। इसके स्मरणीय बिंदु इस प्रकार हैं।
नंबर 1, स्वतंत्र भारत में समाजवादी तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुणों को सम्मिलित करते हुए मिश्रित आर्थिक ढांचे को स्वीकार किया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था की अक्षम प्रबंधन ने 1980 के दशक तक वित्तीय संकट उत्पन्न कर दिया। सरकारी नीतियों और प्रशासन के क्रियान्वयन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र तथा टैक्स सरकार के आय के स्रोत हैं। भारत में 1991 से भारत सरकार द्वारा कई आर्थिक सुधार किए गए। आर्थिक सुधार की आवश्यकता 1990-91 में भारत की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। 1991 के दौरान विदेशी ऋण के कारण भारत के सामने एक आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था तथा सरकार विदेशों से लिए गए उधार के पुनर्भुगतान की स्थिति में नहीं थी। विदेशी व्यापार खाते में घाटा बढ़ता जा रहा था। 1988 से 1991 तक इसके बढ़ने की दर इतनी अधिक थी कि 91 तक घाटा 10,644 करोड़ हो गया। इसी समय विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से गिर रहा था। 1990 से 91 में भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से वित्तीय सुविधा के रूप में एक बहुत बड़ी राशि उधार ली। अल्पकालीन विदेशी ऋणों के भुगतान के लिए 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखना पड़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने मुद्रास्फीति का संकट था, जिसकी दर 12% हो गई थी। मुद्रास्फीति के कारण कृषि उत्पादों के वितरण और बाजार मूल्यों में वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप बजट के मौद्रीकृत घाटे में वृद्धि हुई। साथ साथ आयात मूल्य में वृद्धि हुई तथा विदेशी विनिमय दर में कमी हुई। परिणाम भारत के सामने राजकोषीय और व्यापार घाटे की समस्या उत्पन्न हुई। इसलिए भारत के सामने केवल 2 ही विकल्प बचे हुए थे। नंबर 1, निर्यात में वृद्धि के साथ साथ विदेशी उधार लेकर विदेशी विनिमय प्रवाह में वृद्धि कर भारतीय आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाए। दूसरा, राजकोषीय अनुशासन को स्थापित करे तथा उद्देश्यपरक संरचनात्मक समायोजन लाया जाए। आर्थिक सुधार की मुख्य विशेषताएं। अर्थव्यवस्था की समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे आर्थिक सुधार किए। नंबर 1, सरकार की औद्योगिक नीति का उदारीकरण। उद्योगों के निजीकरण द्वारा विदेशी निवेश को प्रोत्साहन। उदारीकरण के अंग के रूप में लाइसेंस को खत्म करना। आयात और निर्यात नीति को उदार बनाते हुए आयात और निर्यात वस्तुओं पर आयात शुल्क में कमी, जिसके कि औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक कच्चे माल का तथा निर्यात अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चे माल का आयात तुलनात्मक रूप से आसान होगा। डॉलर के मूल्य के रूप में घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन। देश की आर्थिक स्थिति में सुधार एवं संरचनात्मक समायोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक से बहुत अधिक विदेशी ऋण प्राप्त किया। राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली और कर संरचना में सुधार और सरकार द्वारा निवेश में कमी करते हुए बाजार अर्थव्यवस्था को स्थापित करना था। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी एलपीजी। आर्थिक सुधार के नए मॉडल को एलपीजी मॉडल भी कहा जाता है। इस मॉडल का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष तीव्रतर विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना था। तो पहला है उदारीकरण, एल फॉर लिक्विडिटी। उदारीकरण से तात्पर्य सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक नीतियों में लगाए गए सरकारी नियंत्रण में कमी से है। आई रिपीट, उदारीकरण से तात्पर्य सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक नीतियों में लगाए गए सरकारी नियंत्रण में कमी से है। भारत में 24 जुलाई 1991 से वित्तीय सुधारों के साथ ही आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। दूसरा है निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। पी फॉर प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण से तात्पर्य है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, व्यवसाय व सेवा के स्वामित्व, प्रबंधन व निजी नियंत्रण को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने से है। यानी सरकारी चीज़ों को प्राइवेट संस्थाओं को
देने से है। तीसरा है वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, G4 ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण का अर्थ सामान्यतः देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के एकीकरण से है। भारत में LPG नीति के मुख्य बिंदु निम्न हैं। नंबर 1 विदेशी तकनीकी समझौता, दूसरा MRTP एक्ट 1969, तीसरा विदेशी निवेश, चौथा औद्योगिक लाइसेंस विनियमन, निजीकरण और विनिवेश का प्रारंभ, समुद्र पारीय व्यापार के अवसर, मुद्रास्फीति नियमन, कर सुधार और वित्तीय क्षेत्र सुधार, बैंकिंग सुधार, लाइसेंस और परमिट राज की समाप्ति। इसका मूल्यांकन, उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण की अवधारणा एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इनके अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था के लिए नए अवसर उपलब्ध कराता है, जिससे उनके बेहतर तकनीक और उत्पादन की क्षमता में वृद्धि के साथ नए बाजार के द्वार खुलते हैं, जबकि दूसरे समूह का मानना है कि यह विकासशील देशों के घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान नहीं करता है। भारतीय संदर्भ में देखने पर हम पाते हैं कि वैश्वीकरण ने जीवन निर्वहन सुविधाओं को बेहतर किया है तथा मनोरंजन, संचार, परिवहन इत्यादि क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसरों का विस्तार किया है। तो आइए देखते हैं इसके सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक है उच्च आर्थिक समृद्धि दर, विदेशी निवेश में वृद्धि, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि, नियंत्रित मुद्रास्फीति। पांचवा, निर्यात संरचना में परिवर्तन, निर्यात की दिशा में परिवर्तन और उपभोक्ता की संप्रभुता स्थापित। नकारात्मक प्रभाव इस प्रकार हैं: कृषि की प्रभावहीनता, रोजगार विहीन आर्थिक समृद्धि, आय के वितरण में असमानता, लोभान्मुखी समाज, निजीकरण पर नकारात्मक प्रभाव, संसाधनों का अतिशय दोहन और पर्यावरणीय अपक्षय यानी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो दोस्तों इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में। दोस्तों अगला चैप्टर 4 निर्धनता। इसके स्मरणीय बिंदु हैं: निर्धनता वह स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहता है। निर्धनता के प्रकार: सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता। सापेक्ष निर्धनता इसका अभिप्राय अन्य व्यक्तियों, क्षेत्रों या राष्ट्रों की तुलना में लोगों की गरीबी से होता है। निरपेक्ष निर्धनता इसका अभिप्राय गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या से होता है। निर्धनता की श्रेणी: इसमें 3 प्रकार के निर्धन आते हैं। नंबर 1 चिरकालिक निर्धन, वे व्यक्ति जो सदैव निर्धन होते हैं। दूसरा अल्पकालिक निर्धन, वे व्यक्ति जो कभी निर्धनता रेखा के ऊपर कभी नीचे रहते हैं। और तीसरा गैर निर्धन, वे कभी निर्धन नहीं होते। निर्धनता का निर्धारण: न्यूनतम कैलोरी शहरी क्षेत्र में 2100 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपयोग करने वाले लोग गरीबी रेखा के ऊपर माने जाते हैं। और न्यूनतम कैलोरी का मौद्रिक मूल्य इनके अनुसार शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक व्यय करने वाला गरीबी रेखा के ऊपर है। निर्धनता के कारण हैं बेरोजगारी, विकास की धीमी गति, कीमतों में वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि। निर्धनता निवारण हेतु उपाय व नीतियाँ: नंबर 1 काम के बदले अनाज योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। दोस्तों इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में। दोस्तों अगला चैप्टर है चैप्टर 5, जिसका नाम है भारत में मानव पूंजी निर्माण। इसके स्मरणीय बिंदु इस प्रकार हैं: मानव पूंजी से अभिप्राय किसी देश में किसी समय विशेष पर पाए जाने वाले ज्ञान, कौशल, योग्यता, शिक्षा, प्रेरणा तथा स्वास्थ्य के भंडार से है। मानव पूंजी निर्माण वह प्रक्रिया है
जिसके द्वारा दीर्घकाल में एक देश के लोगों की योग्यता, कौशल, शिक्षा तथा अनुभव में वृद्धि की जाती है। मानव पूंजी निर्माण के स्रोत: नंबर 1 शिक्षा पर व्यय, नंबर 2 कौशल विकास पर व्यय, नौकरी करने के साथ प्रशिक्षण, लोगों के स्थानांतरण पर व्यय, सूचना पर व्यय और स्वास्थ्य पर व्यय। आगे है भारत में मानव पूंजी निर्माण की समस्याएं। नंबर 1 भारी व तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव, अपर्याप्त संसाधन, प्रतिभा पलायन की समस्या, मानव संसाधन के उचित प्रबंधन का अभाव, स्तरीय तकनीकी व प्रबंधन शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य सेवाओं का अपर्याप्त विकास। देश की आर्थिक समृद्धि में मानव पूंजी की भूमिका: नंबर 1 कुशलता तथा उत्पादकता के स्तर को बढ़ाता है, दृष्टिकोण तथा व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाता है, अनुसंधान और तकनीकी सुधारों को बढ़ाता है, जीवन प्रत्याशा को बढ़ाता है, जीवन स्तर को ऊंचा उठाता है। मानव विकास में शिक्षा की भूमिका: शिक्षा लोगों की उत्पादकता व सृजनात्मकता को बढ़ाती है। शिक्षा से अच्छे नागरिकों का निर्माण होता है। शिक्षा देश के संसाधनों के उचित प्रयोग में सहायक होती है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास में सहायक होती है, लोगों के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है और कौशल के विकास में सहायक होती है। भारत में पूंजी निर्माण: नंबर 1 मानव पूंजी निर्माण आर्थिक विकास का लक्ष्य और साधन दोनों हैं। भारत में मानव संसाधन विकास संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। दूसरा, भारत के केंद्र एवं राज्य स्तरों पर शिक्षा मंत्रालय, NCERT, UGC और AICTE। तीसरा, भारत में केंद्रीय एवं राज्य स्तरों पर स्वास्थ्य मंत्रालय तथा ICMR स्वास्थ्य क्षेत्र का नियमन करते हैं। चौथा, पेयजल की उपलब्धता एवं सफाई सुविधाओं का प्रावधान स्वस्थ जीवन की बुनियादी आवश्यकता है। राज्य सरकारें और शहरी स्थानीय निकाय शहरी आबादी को ऐसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन पेयजल जलापूर्ति विभाग को सौंपी गई है। आगे है भारत में शिक्षा क्षेत्र का विकास। शिक्षा देश की सामाजिक व आर्थिक विकास का एक प्रमुख कारक है। एक अच्छी शिक्षा प्रणाली न केवल कुशल व प्रशिक्षित व्यक्तियों का निर्माण करती है, बल्कि वह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देती है। भारत में शिक्षा क्षेत्र के विकास को निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है। नंबर 1 प्रारंभिक शिक्षा। प्राथमिक और मध्य स्कूल शिक्षा को लेकर प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं। वर्ष 1950-51 में प्राथमिक एवं मध्य स्कूलों की संख्या 2,23,000 थी, जो 2010-11 में बढ़कर 12,96,000 हो गई। अब प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य कर दी गई है। प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न इस प्रकार हैं योजनाएं। नंबर 1 मिड डे मील्स योजना, जो कि 1995 से लागू है। दूसरा, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1991 से शुरू हुआ है। सर्व शिक्षा अभियान 2000 से शुरू हुआ है और मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 से यानी RT एक्ट 2009 में लागू हुआ है। आगे है माध्यमिक शिक्षा। वर्ष 1950-51 में देश में लगभग 7400 यानी 7400 माध्यमिक स्कूल थे, जिनमें विद्यार्थियों की संख्या 14.8 लाख थी। वर्ष 2009-10 में माध्यमिक स्कूलों की संख्या बढ़कर 1.90 लाख हो गई तथा विद्यार्थियों की संख्या 441 लाख पहुंच गई। माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र के विस्तार के लिए निम्नलिखित संस्थाएं कार्यरत हैं: नवोदय तथा केंद्रीय विद्यालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद, माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण और तकनीकी, मेडिकल तथा कृषि शिक्षा। आगे है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालय, कॉलेज, व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षण संस्थानों को शामिल किया जाता है। संस्था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद
उच्च शिक्षा क्षेत्र में भी काफ़ी सुधार हुआ है। लगभग 749 विश्वविद्यालय देश में उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जिनमें 46 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 345 राज्य विश्वविद्यालय और 103 मान्यता विश्वविद्यालय तथा 235 निजी विश्वविद्यालय हैं। देश में कॉलेजों की संख्या लगभग 37,704 है 2012-13 के अनुसार। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली मुख्य संरचना इस प्रकार हैं: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू, अखिल भारतीय तकनीकी परिषद एआईसीटीई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर। अब आता है भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित समस्याएं। नंबर 1, अनपढ़ व्यक्तियों की बड़ी संख्या। नंबर 2, अपर्याप्त व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा। नंबर 3, लिंग भेद का प्रभाव। नंबर 4, ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच का निम्न स्तर। और नंबर 5, शिक्षा के विकास पर सरकार द्वारा कम व्यय। दोस्तों इसमें इतना ही। दोस्तों क्लास 11th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर 6 है ग्रामीण विकास। आइए देखते हैं इसके स्मरणीय बिंदु। ग्रामीण विकास से अभिप्राय उस क्रमबद्ध योजना से है जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर तथा आर्थिक व सामाजिक कल्याण में वृद्धि की जाती है। ग्रामीण विकास के मुख्य तत्व। नंबर 1, भूमि के प्रति इकाई कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, कृषि विपणन प्रणाली को सुधारना ताकि किसान को उसके उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त हो सके, ज़्यादा मूल्य वाली फसलों के उत्पाद को बढ़ावा देना, कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देना, उत्पादन की गतिविधियों का विविधीकरण ताकि फसल खेती के अलावा रोजगार के वैकल्पिक साधनों को ढूंढा जा सके, ग्रामीण क्षेत्रों में साख को सुविधाएं उपलब्ध कराना, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि तथा गैर कृषि रोजगारों द्वारा निर्धनता को कम करना, जैविक खेती को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना। अब आता है भारत में ग्रामीण साख के स्रोत। तो ये 2 तरह के स्रोत हैं, गैर संस्थागत यानी अनौपचारिक स्रोत। इसमें साहूकार, व्यापारी, कमीशन एजेंट, जमींदार, संबंधी तथा मित्रों को शामिल किया जाता है। और संस्थागत यानी औपचारिक स्रोत सहकारी साख समितियां, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या अन्य व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक, नाबार्ड और स्वयं से सहायता समूह। कृषि विपणन में उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो फसल के संग्रहण, प्रसंस्करण, वर्गीकरण, पैकिंग, भंडारण, परिवहन तथा बिक्री से संबंधित हैं। कृषि विपणन के दोष। नंबर 1, अपर्याप्त भंडार गृह। नंबर 2, परिवहन व संचार के कम साधन, अनियमित मंडियों में गड़बड़ियाँ, बिचौलियों की बहुलता, फसल के उचित वर्गीकरण का अभाव, पर्याप्त संस्थागत वित्त का अभाव, पर्याप्त विपणन सुविधाओं का अभाव और विपणन प्रणाली को सुधारने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं। नंबर 1, नियमित मंडियों की स्थापना। नंबर 2, कृषि उत्पादों के संग्रहण के लिए भंडार गृह की सुविधाओं का प्रावधान, मानक बाट और नाप तोल की अनिवार्यता, रियायती यातायात की सुविधा, कृषि एवं संबद्ध वस्तुओं की श्रेणी विभाजन एवं मानकीकरण की व्यवस्था। केंद्रीय श्रेणी नियंत्रण प्रयोगशाला महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। नंबर 6, भंडार क्षमता को बढ़ाने के लिए आगे आता है विविधीकरण। कृषि क्षेत्र में बढ़ती हुई श्रम शक्ति के एक बड़े हिस्से के अन्य और कृषि क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगार में अवसर ढूंढने की प्रक्रिया को विविधीकरण कहते हैं। इसके 2 पहलू हैं। नंबर 1, फसलों के उत्पादन का विविधीकरण। इसके अंतर्गत एक फसल की बजाय बहुफसल के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है। इसके 2 लाभ हैं। नंबर 1, मानसून की कमी के कारण होने वाले खेतों के जोखिम को कम करती है। दूसरा, यह खेतों के व्यापारीकरण को बढ़ावा देती है। दूसरा है विविधीकरण में उत्पादन गतिविधियों अथवा रोजगार का विविधीकरण। इसमें श्रम शक्ति को कृषि क्षेत्र से हटाकर गैर कृषि कार्यों जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी आदि में लगाया जाता है।
ग्रामीण जनसंख्या को के लिए रोजगार को गैर कृषि क्षेत्र क्या है? रोजगार के पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन और बागवानी। इसके अलावा कुटीर और लघु उद्योग। जैविक कृषि जैविक कृषि खेती की वह पद्धति है जिसमें खेतों के लिए जैविक खाद, मुख्यतः पशु खाद और हरी खाद का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को हतोत्साहित करते हुए यानी कम करते हुए जैविक खाद के उपयोग पर बल दिया जाता है। यह खेत करने की वह पद्धति है जो पर्यावरण के संतुलन को पुनः स्थापित करके उसका संरक्षण एवं संवर्धन करती है। जैविक कृषि के लाभ। जैविक खादों के प्रयोग से मृदा का जैविक स्तर बढ़ता है और मृदा काफ़ी उपजाऊ बनी रहती है। जैविक खाद पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक खनिज पदार्थ प्रदान करती है जो मृदा में मौजूद सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों को मिलते हैं, जिससे पौधे स्वस्थ बनते हैं और उत्पादन बढ़ता है। रासायनिक खादों के मुकाबले जैविक खाद सस्ते और टिकाऊ होते हैं। जैविक खादों के उपयोग से हमें पौष्टिक व स्वास्थ्यवर्धक भोजन प्राप्त होता है। जैविक खाद पर्यावरण मिश्र होते हैं, इनमें कोई प्रदूषण नहीं फैलता। छोटे और सीमांत किसानों के लिए सस्ती प्रक्रिया है। यह पद्धति धारणीय कृषि को बढ़ावा देती है और जैविक खेती संप्रधान तकनीक पर आधारित है। इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में। दोस्तों, अगला चैप्टर है चैप्टर 7, जिसका नाम है रोजगार समृद्धि, अनौपचारीकरण एवं अन्य मुद्दे। इसके स्मरणीय बिंदु इस प्रकार हैं। कार्य हमारे व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्रमिक वह व्यक्ति जो अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए किसी उत्पादक क्रिया में लगा है। उत्पादक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिन्हें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए किया जाता है और जिससे आय का सृजन होता है। श्रम बल से अभिप्राय श्रमिकों की उस संख्या से है जो वास्तव में कार्य कर रहे हैं और कार्य करने के इच्छुक हैं। कार्यबल से अभिप्राय वास्तव में कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या से है। इसमें इन व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जाता जो कार्य करने के इच्छुक तो हैं परंतु बेरोजगार हैं। सहभागिता की दर, इसका अर्थ है उत्पादन क्रिया में वास्तव में भाग लेने वाली जनसंख्या का प्रतिशत। यानी सहभागिता दर हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए सूत्र है कुल कार्यबल बटे कुल जनसंख्या इंटू 100। श्रमिकों के प्रकार हैं स्वनियोजित श्रमिक और भाड़े के मजदूर। इनमें मजदूरी में दो तरह की मजदूरी होती है, अनियमित मजदूरी और नियमित मजदूरी। आगे आता है श्रम आपूर्ति। इससे अभिप्राय विभिन्न मजदूरी दरों के अनुरूप श्रम की आपूर्ति से है। इसे मनुष्य दिनों के रूप में मापा जाता है। एक मनुष्य दिन से अभिप्राय यानी वर्किंग आवर जो होता है वो 8 घंटे का होता है। एक मनुष्य दिन से अभिप्राय 8 घंटे का है। देश की जनसंख्या के 5 में से 2 व्यक्ति विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लगे हैं। मुख्यतः ग्रामीण पुरुष देश के श्रम बल का सबसे बड़ा वर्ग है। भारत में अधिकांश श्रमिक स्वनियोजक हैं। अनियमित दिहाड़ी मजदूर तथा नियमित वेतनभोगी कर्मचारी मिलकर भी भारत की समस्त श्रम शक्ति के अनुपात के आधे से भी कम रह जाते हैं। भारत में कुल श्रम बल का लगभग 5 में से 3 श्रमिक कृषि और संबद्ध कार्यों से ही अपनी आजीविका प्राप्त करता है। आगे आता है नौकरी रहित समृद्धि। इससे अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर में तो वृद्धि होती है परंतु रोजगार में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं होती। श्रम बल का अनियमितीकरण। इससे अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें समय के साथ कुल श्रम बल में भाड़े पर लिए गए आकस्मिक श्रमिकों के प्रतिशत में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। श्रम बल का अनौपचारीकरण। इसका अभिप्राय उस स्थिति से है जब लोगों में अर्थव्यवस्था के औपचारिक क्षेत्र के स्थान पर अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर अधिक पाने की प्रवृत्ति पाई जाती है।
बेरोजगारी, बेरोजगारी से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें योग्य एवं इच्छित व्यक्ति को प्रतिदिन मजदूरी पर कार्य नहीं मिलता है। बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी 3 प्रकार की है। ग्रामीण बेरोजगारी, नंबर 1 मौसमी बेरोजगारी और प्रदत्त बेरोजगारी। दूसरा है शहरी बेरोजगारी, इसमें औद्योगिक बेरोजगारी और शैक्षिक बेरोजगारी आती है। तीसरा है अन्य प्रकार की बेरोजगारी, इसमें संघर्षात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी और खुली बेरोजगारी आती है। बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी के कारण इस प्रकार है। नंबर 1 धीमी आर्थिक विकास, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, अल्प विकसित कृषि क्षेत्र, धीमा औद्योगिक क्षेत्र, लघु एवं कुटीर उद्योगों का अभाव, दोषपूर्ण रोजगार नियोजन और धीमी पूंजी निर्माण दर। बेरोजगारी की समस्या को हल करने के उपाय, नंबर 1 सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, कृषि क्षेत्र का विकास, लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास, आधारिक संरचना में सुधार, विशेष रोजगार कार्यक्रम चलाया जाना और तीव्र औद्योगिकरण करना। गरीबी व बेरोजगारी उन्मूलन विशेष कार्यक्रम क्या क्या हैं? नंबर 1 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना यानी मनरेगा, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। दोस्तों इस चैप्टर में इतना ही। धन्यवाद। दोस्तों अगला चैप्टर है चैप्टर 8 मुद्रास्फीति समस्याएं, समस्या व नीतियाँ। इसके स्मरणीय बिंदु हैं। सामान्य शब्दों में मुद्रास्फीति का तात्पर्य कीमतों का बढ़ना है। मुद्रास्फीति कीमत स्तर में लगातार होने वाली वृद्धि है। इससे मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट आती है। मुद्रास्फीति में सभी वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि नहीं होती, परंतु कई वस्तुओं के मूल्य में गिरावट भी आती है। मुद्रास्फीति के विपरीत स्थिति को अपस्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 मांग प्रेरित मुद्रास्फीति और दूसरा लागत जन्य मुद्रास्फीति। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति जब वस्तुओं की मांग उनकी पूर्ति से अधिक हो, उस कारण मूल्य स्तर में वृद्धि से इसे, जब यानी किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई कम होती है, तब उसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहेंगे। और मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के कारण क्या है? नंबर 1 मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, काले धन में वृद्धि और साख में विस्तार। लागत जन्य मुद्रास्फीति कैसी होती है? जब कीमतों में वृद्धि उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण होती है, यानी जब किसी चीज़ को बनाने में ज़्यादा लागत आ रही हो तो उस कारण जो मुद्रास्फीति आती है उसे लागत जन्य मुद्रास्फीति कहते हैं। उस प्रकार की मुद्रास्फीति में वस्तुओं की पूर्ति में भी कमी आती है। लागत जन्य मुद्रास्फीति के कारण नंबर 1 उत्पादन में कमी, मजदूरी दर में वृद्धि, करों में वृद्धि और पेट्रोलियम तेल की कीमत में वृद्धि। मुद्रास्फीति के प्रभाव या मुद्रास्फीति एक समस्या। नंबर 1 मुद्रास्फीति आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को रोकता है। क्रय शक्ति में कमी होने से गरीबी में वृद्धि होती है, जमाखोरी व कालाबाजारी को बढ़ावा मिलता है, जीवन की गुणवत्ता में कमी आती है और प्रोजेक्ट की कीमत में वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने की नीतियाँ। नंबर 1 राजकोषीय नीति, सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण, कर की दरों में वृद्धि, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि और घाटे की वित्त व्यवस्था पर नियंत्रण। दूसरा मौद्रिक नीति, मुद्रा की आपूर्ति पर नियंत्रण, बाजार की दर में वृद्धि, साख की आपूर्ति में कमी और अन्य उपाय हो सकते हैं। कीमत नियंत्रण एवं ग्रामीण राशनिंग, जमाखोरी एवं कालाबाजारी पर नियंत्रण, मौद्रिक मजदूरी पर नियंत्रण और आयात व उत्पादन में वृद्धि। इस चैप्टर में इतना ही। दोस्तों चैप्टर 9 है आधारिक संरचना। आइए देखते हैं इसके स्मरणीय बिंदु। आधारिक संरचना से अभिप्राय उस सहायक संरचना से है जिसके द्वारा कृषि, उद्योग व वाणिज्य आदि मुख्य उत्पादन क्षेत्रकों की विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
जिनका वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। आई रिपीट, आधारिक संरचना से अभिप्राय उस सहायक संरचना से है जिसके द्वारा कृषि, उद्योग व वाणिज्य आदि मुख्य उत्पादन क्षेत्रकों की विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिनका वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। आधारिक संरचनाओं के प्रकार। नंबर 1, आर्थिक आधारिक संरचना। यह है ऊर्जा, दूरसंचार और यातायात। दूसरा है सामाजिक आधारिक संरचना। यह है शिक्षा, स्वास्थ्य और नागरिक सुविधाएं। आर्थिक और सामाजिक आधारिक संरचना दोनों एक साथ अर्थव्यवस्था के संपूर्ण विकास में सहायता करती हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक व सहायक हैं। आधारिक संरचना का महत्व। नंबर 1, अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली में सहायता करता है, कृषि का विकास करता है, बेहतर जीवन की गुणवत्ता मिलती है, रोजगार प्रदान करता है और बाह्य प्रापण में सहायता करता है। भारत में आधारिक संरचना की स्थिति। जनगणना 2001 के अनुसार ग्रामीण परिवारों में केवल 56% के पास ही बिजली उपलब्ध थी। नंबर 2, नल के पानी की उपलब्धता केवल 24% ग्रामीण परिवारों तक ही सीमित है और शेष परिवार खुले स्रोतों से पानी का उपयोग करते हैं। नंबर 3, भारत की जीडीपी का केवल 5% आधारिक संरचना पर निवेश करता है, जो कि चीन व इंडोनेशिया से काफ़ी नीचे है। ऊर्जा। यह अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आर्थिक विकास व ऊर्जा की मांग के बीच धनात्मक सहसंबंध है। ऊर्जा का स्रोत। नंबर 1, व्यावसायिक ऊर्जा। ऊर्जा के उन स्रोतों से होता है जिनकी एक कीमत होती है और उपयोगकर्ताओं को उनके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। दूसरा, गैर व्यावसायिक ऊर्जा। ऊर्जा के वे स्रोत सम्मिलित हैं जिनकी सामान्यतः कोई कीमत नहीं होती। नंबर 3, परंपरागत स्रोत। इन स्रोतों का उपयोग मनुष्य लंबे समय से कर रहा है। ऊर्जा के ये साधन सीमित हैं। और चौथा, गैर परंपरागत स्रोत। इनका उपयोग हाल ही में शुरू हुआ है। ये स्रोत असीमित हैं। व्यावसायिक ऊर्जा के उपभोग का क्षेत्रवार ढांचा। व्यावसायिक ऊर्जा के कुल उपभोग का सबसे बड़ा हिस्सा 45% औद्योगिक क्षेत्र का है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र की हिस्सेदारी में गिरावट आई है। यह 1950 से 51 में 62.6% से घटकर 2012-13 में 45% रह गई है। परिवार क्षेत्र 22% व कृषि क्षेत्र 18% में विद्युत के उपभोग में निरंतर वृद्धि हो रही है। व्यावसायिक ऊर्जा उपभोग भारत में कुल ऊर्जा उपभोग का लगभग 65% है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा 55% कोयले का, 31% तेल का, 11% प्राकृतिक गैस का और 3% पनबिजली का सम्मिलित है। शक्ति आधारिक संरचना का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। शक्ति सृजन के स्रोत। नंबर 1, तापीय शक्ति 71.28%, पनबिजली 25.99% और परमाणु शक्ति 2.73%। ऊर्जा क्षेत्र के समक्ष चुनौतियाँ। विद्युत उत्पादन की अपर्याप्तता, निम्न संयंत्र लोड फैक्टर, जनता के सहयोग का अभाव, बिजली बोर्डों को हानियाँ और परमाणु शक्ति के विकास की धीमी प्रगति, कच्चे माल की कमी, निजी क्षेत्र की कम भूमिका। विद्युत संकट से निपटने हेतु सुझाव। प्लांट लोड फैक्टर में सुधार, उत्पादन क्षमता में वृद्धि, संचारण व वितरण की क्षति पर नियंत्रण, विद्युत उत्पादन में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा निजीकरण को प्रोत्साहन, नवीकरण स्रोतों का प्रयोग। स्वास्थ्य आधारित संरचनाओं की स्थिति। संघ सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की केंद्रीय समिति के द्वारा विस्तृत नीतियों व योजनाओं को बनाती है। ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा कई किस्म के अस्पताल स्थापित किए गए हैं। स्वास्थ्य आधारिक संरचनाओं के विस्तार के फलस्वरूप ही जानलेवा बीमारियों जैसे चेचक, कुष्ठ रोगों का लगभग उन्मूलन संभव हो चुका है। निजी क्षेत्र की भूमिका। भारत में 70% से अधिक अस्पताल निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हैं।
लगभग 60% डिस्पेंसरी निजी क्षेत्र द्वारा संचालित होती हैं। स्वास्थ्य देखरेख प्रदान करने में सरकार की भूमिका फिर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गरीब व्यक्ति निजी स्वास्थ्य सेवाओं में भारी खर्चे के कारण केवल सरकारी अस्पतालों पर ही निर्भर रह सकते हैं। सामुदायिक और गैर लाभकारी संस्थाएं। एक अच्छी स्वास्थ्य देखरेख व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू सामुदायिक भागीदारी होती है। उदाहरण के लिए अहमदाबाद में सेवा और नीलगिरी में अकॉर्ड। भारत में स्वास्थ्य सेवाएं एवं देशों में समान स्वास्थ्य सेवाओं की लागत की तुलना में सस्ती है, परंतु भारत को अधिक विदेशियों को आकर्षित करने के लिए अपनी स्वास्थ्य आधारित संरचना को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य आधारित संरचनाओं के संकेतक। स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय जीडीपी का केवल 4.8% है। भारत में दुनिया की जनसंख्या का लगभग 17% है, परंतु यह वैश्विक भार के भयावह यानी 20% को सहन करता है। प्रत्येक वर्ष लगभग लाखों बच्चे पानी से उत्पन्न होने वाली बीमारियों से मर जाते हैं। ग्रामीण शहरी विभाजन। भारत की जनसंख्या का 70% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, परंतु अस्पतालों का केवल 20% और कुल दवाखानों का 50% ग्रामीण क्षेत्र में है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक्सरे या खून की जांच की सुविधा भी प्रदान नहीं करते, जो कि आधारभूत स्वास्थ्य देखरेख का अंग है। भारत में नगरीय और ग्रामीण स्वास्थ्य देखरेख में बड़ा विभाजन है। महिला स्वास्थ्य। लिंगानुपात 1991 में 945 से गिरकर 2007 में 927 हो गया। यह देश में बढ़ती कन्या भ्रूण हत्या की घटनाओं को दर्शाता है। 15 से 49 आयु वर्ग के बीच की विवाहित महिलाओं में 50% से अधिक को एनीमिया है, यानी खून की कमी रहती है। निजी सार्वजनिक साझेदारी दवाओं व चिकित्सा दोनों में प्रभावपूर्ण ढंग से विश्वसनीयता, गुणवत्ता और पहुंच सुनिश्चित करती है। दोस्तों, क्लास 11th के इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है चैप्टर 10, पोषणीय आर्थिक विकास। इसके स्मरणीय बिंदु इस प्रकार हैं। नंबर 1, भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति धारणीय विकास कहलाती है। इस प्रकार उसका मुख्य सिद्धांत है कि निश्चित संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करना चाहिए जिससे पृथ्वी पर भावी पीढ़ी की आवश्यकता में सभी संसाधन उपलब्ध रहें। एक बार रिपीट कर देता हूँ। भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति धारणीय विकास कहलाती है। इसका अर्थ, धारणीय विकास की अवधारणा मुख्यतः 3 आधारों पर निर्भर करती है, जो कि आर्थिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक या पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था और समानता है। कुछ लेखकों ने चौथे आधार के रूप में भी इसको स्वीकार किया है। संसाधनों पर आर्थिक विकास का प्रभाव। नंबर 1, आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधनों के निरंतर पतन का कारण है। प्राकृतिक संसाधनों का अतिशय दोहन होता है। निरंतर तीव्र आर्थिक विकास संसाधनों की कमी उत्पन्न कर रहा है और उनको गैर धारणीय बना रहा है। उन्नत तकनीक द्वारा संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि संसाधनों का प्रतिस्थापन उत्पन्न करते हैं। पर्यावरण पर आर्थिक विकास का प्रभाव क्या होता है? नंबर 1, आर्थिक विकास और तीव्र वृद्धि ध्वनि प्रदूषण तथा वायु की गुणवत्ता में कमी आती है। यह पर्यावरण संकट उत्पन्न कर सकती है और धारणीय विकास में कमी आएगी। वनों का निम्नीकरण से वर्षा में कमी आती है। मत्स्य संसाधनों का अधिक दोहन होता है और सभी सड़कें, टोल, मॉल इत्यादि निर्माण से जैव विविधता की हानि होती है। वैश्विक उष्णता। नंबर 1, ग्रीन हाउस गैस, जानवरों के अपशिष्ट से निकलने वाली गैस
वनों का विनाश के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली वृद्धि ही वैश्विक उष्णता कहलाती है। वैश्विक उष्णता के प्राथमिक स्रोत कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन गैसें, तीव्र उत्सर्जन, जीवाश्म ईंधन का उपयोग और मीथेन का उत्पादन, कृषि और अन्य मानवीय गतिविधियां हैं। वैश्विक तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ पिघल रही है। समुद्र स्तर में वृद्धि के कारण तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का प्रभाव, भीषण आंधी और कटिबंधीय तूफान के प्रभाव में वृद्धि के साथ अन्य मौसमी घटनाएं बढ़ी हैं। दोस्तों, इस तरह से चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही हमारा चैनल स्टडी होम सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।